चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है, तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं। अब तक की तस्वीर स्पष्ट है। आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के बयान को पढ़ा होगा, उसको जाना होगा। चुनाव स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। राम भक्त राष्ट्र भक्त भी है, और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है, और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है, जब 4 जून को परिणाम आएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कानपुर की धरती तो वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई के उस कालखंड को, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघनाद किया था, तो यही बिठूर से त्यागता टोपे के नेतृत्व में सहायता वहां के लिए प्रारंभ हुई थी। बहनों और भाइयों, यहाँ के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी, और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार एवं बनाएंगे, और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता, तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं। और यह काम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे उन्हें समर्थन कर रही थी। तब उन्होंने एक प्रयास किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण मत, मजहब और धर्म बना था, इसलिए फिर से भारत को हम धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था।
बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का एक कमीशन गठित किया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी यही रिपोर्ट दी कि भैया धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते। तो कांग्रेस की साजिश का क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में हिस्सा काटने के लिए इन लोगों ने उस समय क्या किया, कहा कि मुसलमानों की कुछ जाति को SC ST में शामिल कर दिया जाए। हम तो समझ गए थे कांग्रेस की साजिश को, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। ये विभाजन की राजनीति, बहनों और भाइयों, विभाजन की राजनीति किस कदर की थी इन्होंने। ये विभाजन की राजनीति आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश का बंटवारा किया इन्होंने, लगातार देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद, नक्सलवाद को पनपाने का काम किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तब जाकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। अब कांग्रेस उसे फिर से लागू करना चाहती है और इसलिए उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस प्रकार के आरक्षण को देने का प्रावधान करेंगे। बहनों और भाइयों, कल आपने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता के बयान को पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कहा है ना। बहनों और भाइयों, ये क्या साबित करता है? ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा परम राम भक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहे, संवेदना का एक भी शब्द उनके पास नहीं था। और बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में राज्यपाल की हत्या हुई थी, तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये जो नापाक गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है, तब भी था। उमेश पाल की हत्या हुई प्रयागराज में, हम लोगों ने तब भी कहा था एक गरीब के बेटे को, एक पिछड़े के बेटे को अगर किसी ने मारा है तो माफिया मिट्टी में मिलेगा। और बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिला। और साथ साथ आपने इनके चरित्र को देखा होगा, जो सरदेव कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं देती जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस, वो माफिया के घर फातिया पढ़ने के लिए गए थे। आपने देखा ना इनका। आप सोचो, आपके प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, इनकी संवेदना रामद्रोहियों के प्रति है। और इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन करा रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। मुझे बताया गया, यहां पर पहले भी बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर यहां पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में तमंचे बिकते थे यहां, आज तोपें बनेंगी देश की सुरक्षा के लिए, आज तोप बनेगी यहां पर। महाना जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे जब डिफेंस कॉरिडोर का हम लोगों ने शिलान्यास कराया था प्रधानमंत्री जी से। आज यहां पर बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे
तो उसके साथ भारत माता की जयकारा के साथ आपका भी नाम आएगा, आपके क्षेत्र का नाम भी आएगा कि वाह, ये यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बनी हुई तोप है, वहां बना हुआ गोला है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था ना आपके यहाँ पे, एक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था यहाँ कानपुर में, और उस समय हम लोगों ने यहाँ पे जो गोला बारूद तैयार होता है, आज वो केवल भारत के लिए नहीं दुनिया को जा रहा है, कानपुर में बना हुआ गोला बारूद। और बहनों और भाइयों, ये केवल भाजपा कर सकती है। और गरीब कल्याणकारी की बात तो क्या, कितनी योजनाएं बनी है, राशन फ्री, उपचार फ्री, बेटी की शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई फ्री, उसको अलग से अनुदान भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ साथ आज सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग देश का विभाजन करने के जिम्मेदार हैं, वे आगे भी आपको जाति के नाम पर बांट करके फिर से देश के अंदर उस प्रकार का माहौल पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और सपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या? क्या कर पाते क्या? माफियाओं से और आतंकवादियों से लोग निपट पाएंगे क्या? जयापाल और राजूपाल की पत्नी को, पूजा पाल को क्या ये लोग न्याय दिला पाते क्या? बहनों और भाइयों, इनके बस का नहीं। ये सब माफियाओं के सामने घुटना टेकने वाले हैं। और आज सरकार कैसे माफिया को ठिकाने लगा करके उसके गले में तख्ती डालने के लिए माफिया मजबूर हो गया है। कहता साहब जान बकस दो बस एक बार, आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। बहनों और भाइयों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसमें सेल लगाने की किसी को छूट नहीं देंगे। कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, अगर उसने सेल लगाई तो हम केवल रामलला को ही विराजमान नहीं करते, माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा को भी निकालने की तैयारी करते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आया हूं मैं आपसे कहने के लिए कि अकबरपुर एक तो नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में भी संकोच लगता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा ये चीज बदल लेगी। गुलामी के निशानों को समाप्त करना है, विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने गोद से इसमें सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बनेंगे? थोड़ा जोर से, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक। आप भी जो लोग बाहर हैं, आप धूप में हैं, आपका अभिनंदन, लेकिन आप भी मुझे बताइए, और सड़क की तरफ भी जो लोग हैं वे लोग भी मुझे बताइए, सभी लोग सहमत है ना? विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे ना, तो फिर ये मोदी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। और इसीलिए 13 मई के लिए अभी से आप भी भोले बन जाइए। मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए, लोगों को बताइए कि आपका कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला वोट मोदी जी के खाते में जाएगा। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम स्मरण करेगी कि मेरे पूर्वजों ने नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके हमें दिया है।
कोई कोसेगी नहीं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं कि इन कमबख्तों ने अगर राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता तो हमें ये दुर्गति क्यों झेलनी पड़ती, यही बोलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं, कहते हैं कि अगर इन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद का समाधान कर दिया होता तो देश के अंदर जो माहौल आज है, ये माहौल उस समय भी देखने को मिलना होता। लेकिन बहनों और भाइयों, ये तो करने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में होना है, श्रेय आपको मिलना है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 13 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर से देवेंद्र सिंह भोले जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। ये पूरा मंच आया है। सहमत हैं? सभी सहमत हैं? चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार के धूप से, बरसात से, आंधी से, इन सब की परवाह के बगैर पहले मतदान करेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? और हर मतदाता अपने साथ 2-2 परिवार को मतदान करने के लिए भी लेके जाएगा, मतदान स्थल पर लेके जाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी सभा समाप्ति की घोषणा करें। Welcome, my fellow developers. Software development is incomplete without SOLID, solid principles. Without them, any software will be as user-friendly as a Rubik's Cube with no colors. Every software needs to be reliable, easy to use, and more importantly, cost-effective, which is possible thanks to solid principles. And if you want to be a professional developer, then you must master these 5 crucial principles. Attend Scalar's free masterclass on solid principles and learn how to design proper software which is robust, extensible, and maintainable. Learn why it is better to keep your methods and classes small and focused. And most importantly, develop a good understanding of all the solid principles. Click on the link below to register now.